हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग रोटेशन में आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसी में आज आगे बढ़ेंगे और कुछ टॉर्क पे बातें करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखी थी। उसमें देखा था कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम उसकी पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हमने कुछ एक एग्जांपल भी करके देखे थे, लाइक रिंग वगैरह। हमने देखा था कि अगर हम रिंग में उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम किस तरह से उसकी एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम लोग यूज किस तरह से करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक 2D बॉडी है, ये क्या है अब जहाँ से हमारे पास एक 2D बॉडी है या एक प्लेनर बॉडी है, तो उस प्लेनर बॉडीज में हमें दो परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस ले लेनी है जो कि उस बॉडी के प्लेन से पास कर रही हो। तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो कि बॉडी के भी परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना जानते हैं कि उन दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो, उस तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है। लाइक हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, एक एग्जांपल और देख करके देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिंग का एक एग्जांपल लिया था और हमने देखा था कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है तो हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। इसके अबाउट क्या होता है, ये मान लो I1 है, ये डायरेक्ट ICM लिख लो, है ना। इसको आप I मान लो। तो ICM क्या होता है हम जानते हैं, प्रूव किया हम लोगों ने। ये क्या होता है हमारे पास, mr²। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, r है। इसकी रेडियस r है तो I की वैल्यू क्या आ जाती है, I इज इक्वल टू ICOM प्लस MD² प्लस MD। क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस r है इसमें, mr²। तो क्या आया था, mr² प्लस mr² क्या आया, 2mr²। याद है, कराया था मैंने इस तरह से। लेकिन सोचो, मेरे से बोल दिया जाए आपको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि ये वाली एक्सिस हो, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या बात समझ आ रही है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना। अच्छा भाई, कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिंग एक 2D बॉडी है, एक प्लेन में होती है। इस वजह से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस जो है उसका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास रिंग है, ठीक है। हमें टू एक्सिस इस तरह की लेनी होती है जो उसके प्लेन में हो और आपस में भी परपेंडिकुलर हो। तो हमने क्या किया, एक एक्सिस ये ले ली, ठीक है, और एक एक्सिस ये ले ली। अब चूंकि हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ऑब्वियस सी बात है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक है। बात समझ आ रही है ना। आप रिंग को चाहे ऐसे घुमा लो चाहे ऐसे घुमा लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आएगा। ठीक है, इसके अबाउट अगर आई है और इसके अबाउट भी अगर तो फिर आई ही होगा। और हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है जो इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन से पास होती है, इसके अबाउट कितना होता है, mr²। ठीक है, ये हमें पता है आई प्राइम। ठीक है, तो आई प्राइम को क्या लिख सकते हैं, आई प्राइम इज इक्वल टू आई प्लस आई या 2i। तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई प्राइम बाई 2। और आई प्राइम की वैल्यू क्या होती है, mr²। तो क्या आ जाएगा, mr²/2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about this axis, about the axis passing through its plane and passing through its center। समझ आ रहा है ना, बात क्लियर? अब मान लो हमें यहाँ पता हो गया, अब मान लो मैं यहाँ पता हो गया, हमसे बोल दिया जाए बताओ इस एक्सेस के अबाउट कितना होगा। तो हमें सेंटर ऑफ मास से ये एक्सेस पास हो रही है, इसके अबाउट पता है तो क्या इसके अबाउट निकाल सकते हैं। क्या करना है, MD² जोड़ना ही तो पड़ेगा, mr²/2 प्लस mr² प्लस mr² में जोड़ दो, क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरह से आप और भी मान लो कुछ इस तरह का सवाल दिया गया, एक ये रिंग है, उसी में एक रिंग फंसी हुई है, इस तरह से रिंग फंसी हुई है, ठीक है। और आपसे बोल दिया गया बताओ इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इसका कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। इसका अभी हम लोगों ने निकालना सीखा, इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, इसके अबाउट क्या था, आई की वैल्यू क्या थी, mr²/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, mr²। ये आ गया केवल इस रिंग का निकालेंगे, किसके अबाउट, पहले इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस कौन सी है, ये वाली जो बिल्कुल गोल वाली है, समझ आ रहा है ना, ये उसमें रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है। तो इसके अबाउट हमें पता है, इसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है, 2r। इसके अबाउट होता क्या है, इसके अबाउट होता क्या है, mr²। और ये दूरी कितनी है, 2r। तो क्या हो गया, m × 2r यानी 4r²।
ये हो गया इस वाली रिंग का, दोनों को कर देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े सिस्टम्स भी अगर दिए गए हों तो किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना होता है हम कर सकते हैं इजीली। इसी में कैविटी प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछ जा सकती है। कैविटी प्रॉब्लम्स मान लो इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। एक ये कोई भी डिस्क है, ऐसे मान लो, ऐसा मान लो कि एक ये रिंग है, ये सॉरी एक डिस्क है, ठीक है। इसमें से कैविटी कटी हुई है इस तरह से, इस तरह से कैविटी कटी हुई है, और इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है। इसकी रेडियस मान लो 4r है और इसकी रेडियस मान लो r है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 2r है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 2r है। तो आप बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको कैविटी प्रॉब्लम्स जब भी सिखाई तो मैंने बताया कि हमेशा प्लस और माइनस करके करो। पहले पूरे का प्लस मान लो तो आपके पास एक ये बड़ी सी डिस्क हो गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट, इस पूरे को सिग्मा मानो, इस पूरे को सिग्मा माना तो इसका पूरा मास कितना आ जाएगा, इस टोटल मास कितना आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा हमारे पास m1 इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा इंटू इसका टोटल जो एरिया है वो क्या है, पाई इंटू इसकी रेडियस 4r स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई 4r स्क्वायर, ये आ गया इसका मास। छोटी वाली का डिस्क का मास क्या आएगा, छोटी वाली डिस्क का मास क्या आएगा, इसका माइनस सिग्मा मान लो, तो इसके लिए m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। बात समझ आ रही है। अब एक्सेस से इसके देखो डिस्क का इस एक्सेस के अबाउट, भाई डिस्क है ध्यान रखना, ये डिस्क है, तो इस एक्सेस के अबाउट क्या होता है mr स्क्वायर, और m क्या है m1, तो m1 इंटू r कितना है 4r, m1 इंटू 4r स्क्वायर, ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ध्यान देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, m2, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सेस के अबाउट निकाल लो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सेस के अबाउट क्या आ जाएगा m2 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है r ही है, m2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का, भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो और ये md स्क्वायर जोड़ दो, तो प्लस m2 इंटू डी कितना है 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, बस ये दोनों में माइनस आएगा इसमें प्लस आएगा, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ क्या, मेरे को ये लग रहा है कि ये चीजें इस तरह की हैं जहां पे बहुत ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो ये चीज समझ सकते हो क्या बता रहा हूं मैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा हो कि तेज तेज चल रहे हैं तो बता दो, मैं सोच रहा हूँ कि इन चीजों में मतलब जो चीजें आसानी से समझाई जा सकती है उसमें इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। समझ आ रहा है ना। मैंने क्या किया फिर समझो एक बार कि हमारे पास पूरी डिस्क थी, इसमें एक कैविटी थी, हमने मान लिया कि कैविटी नहीं है, पूरी डिस्क है, पूरी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके अबाउट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हमको सिग्मा दिया गया है, सिग्मा दिया गया है और सिग्मा से हमने उसका मास निकाल लिया। भाई मास क्या होगा, टोटल मास डेंसिटी इनटू उसका एरिया, इसका मास निकाला है। सिमिलरली हमने छोटी वाली जो कैविटी थी उसमें मान लिया कि माइनस सिग्मा है। अब चूंकि माइनस सिग्मा आप इस जगह पर रखोगे तो प्लस सिग्मा इसका था, माइनस सिग्मा तो इस जगह पे जीरो हो जाएगा, यानी कैविटी ही तो है वो कैविटी ही तो है। इसका मास कितना आ गया, माइनस सिग्मा इंटू इसका एरिया आ गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकालो, सॉरी मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकालो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, खेला खत्म। ये तरीका होता है कैविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। बात क्लियर। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फिर उसके बाद कैविटी प्रॉब्लम्स, मतलब सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी बनाई जा सकती हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लो लेकिन इजीली आप उनको कर सकते हो अगर आपके फंडे क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, किस तरह से हमें जो थ्योरम्स है उनका यूज करना होता है, बातें क्लियर है। अब हम बात करेंगे टॉर्क की, किसकी, टॉर्क, ठीक है। अच्छी चीज है, समझने वाली चीज है और हमारी जो डेली लाइफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है, बेसिकली सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो टॉर्क का मतलब क्या है, घुमाऊ इफेक्ट। टॉर्क का मतलब क्या है, घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे मतलब क्या है, आप किसी चीज को रोटेट कराते हैं, जब रोटेट कराते हैं डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन हमेशा डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। जैसे 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 मान दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा हमें बंद करना होता है जब, तो दरवाजा हम कहाँ से पकड़ के बंद करते हैं, दरवाजा जैसे मेरे पास ये एक दरवाजा, इधर देखो, इसको मैं कैमरा घुमाता हूँ, लेट मी चेक कि आपको दिखे क्लियरली, ये दरवाजा दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ये दरवाजा अगर खोलना है तो मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे खोलूंगा ना, इस तरह से, समझ आ रहा है। तो वास्तविकता में डिपेंड करता है, हम यहाँ से तो नहीं खोलते हैं, समझ रहे हैं ना, उधर से तो नहीं खोलते। तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉर्क है ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली टॉर्क घुमाऊ इफेक्ट होता है। अब मैं कैमरा को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, दिख रहा हूँ मैं क्लियरली,
गुड, लेट मी चेक। क्या, हाँ, तो टॉर्क क्या था हमारे पास? घुमाव इफेक्ट। मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, और इस पॉइंट के अबाउट हमें इसको घुमाना है, इस पॉइंट के अबाउट हमें घुमाना है, और हमने फोर्स लगाया है इस पे कोई एफ, इस पे हमने एक एफ फोर्स लगाया है, जो कि यहाँ ये जो दूरी है वो आर है, ठीक है, दूरी जो है वो आर है। तो टॉर्क को हम किस तरह से लिखते हैं? टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। वाई आर क्रॉस एफ? वाई आर क्रॉस एफ? समझना ध्यान से। आप क्या करो, ये जो फोर्स मैंने लगाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसके कंपोनेंट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंपोनेंट करो। तो एक कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में आएगा, और एक कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में आएगा। बात क्लियर है? मान लो ये एंगल अगर थीटा है, मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा। अच्छा, ओके। अब बहुत ध्यान से देखो कि इस आर को, भाई जैसे हम इस फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, समझ रहे हो ना? ये ऐसे घूमेगा, ऐसे करके, जैसे इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा इस तरह से, इस तरह से घूमेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो कि घुमाने वाला फोर्स कौन सा है, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा। आप पाओगे कि एफ कॉस थीटा जो है वो आर के अलोंग लग रहा है, इसको घुमाने में एफ कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है। इसका रोल किसका है? सिर्फ एफ साइन थीटा का। यानी जब भी हम देख रहे हैं कि कितना जो फोर्स है वो इसको घुमाने में लग रहा है, तो दैट इज एफ साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि आप अगर यहाँ पे टॉर्क देखोगे तो एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से लग रहा है, यानी उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। और जब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात आती है तो वहां पे क्रॉस आ जाता है, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट होना होता तो उसका पैरेलल कंपोनेंट हम लेते। अब चूंकि हमें यहाँ पे देखना क्या, प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही घुमाएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब आर क्रॉस एफ। इसका मतलब क्या है, हम इसकी डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे? आर क्रॉस एफ। आर की डायरेक्शन क्या है? ये। आर की डायरेक्शन क्या है? ये। और एफ की डायरेक्शन क्या है? ये। तो आर क्रॉस एफ करेंगे, टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी? अंदर की तरफ। यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी? अंदर की तरफ। क्या बातें क्लियर है? ओके, टॉर्क की डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ, मैग्नीट्यूड इससे निकाल लेंगे। अच्छा, ओके, ये बात अपने को समझ आ गई। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम टॉर्क की बातें करते हैं तो टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। टॉर्क हमेशा किसी एक पॉइंट के अबाउट, ये नहीं कि आप कहीं से भी टॉर्क लिखे तो उसको मतलब मान्य करेंगे। लेकिन समझना ध्यान से मेरी बात को। मान लो एक रॉड है, ठीक है, हमने यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगाया, ठीक, यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक, ये फोर्स हमने F लगाया, इसकी लेंथ अगर L है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम टॉर्क निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा? बहुत ध्यान से देखो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो आएगा, टॉर्क जो आएगा इस पॉइंट के अबाउट, ये A मान लो, ये B मान लो, तो टॉर्क अबाउट A क्या आ जाएगा? टॉर्क अबाउट A क्या आ जाएगा? F कितनी दूरी पर लग रहा है? L पर। लेकिन अगर हम टॉर्क अबाउट B निकालना चाहते हैं, अगर हम टॉर्क अबाउट B निकालना चाहते हैं तो B पर ही फोर्स लग रहा है, और चूंकि इसकी B की खुद से दूरी 0 है, टॉर्क अबाउट B क्या आ जाएगा? 0। तो हमें ध्यान रखना है कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अच्छा, अब इसी में बात करते हैं हम लोग कपल टॉर्क की। कपल टॉर्क क्या होता है? क्या चीज? कपल टॉर्क। कपल टॉर्क आप अपना वो मत समझ लेना, ठीक है, समझ जाओ। कपल टॉर्क से मतलब क्या होता है? कपल का मतलब क्या होता है कि जोड़े में, जोड़े में। अच्छा, ओके, जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, हमने एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया। हम बहुत मोटी मोटी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक फोर्स इधर लगाया, मान लो ये एफ है और ये एफ है, ठीक है। तो कपल टॉर्क क्या होता है? वो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, वो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो कि किसी बॉडी को घुमाने में मदद करते हैं, दे आर कॉल्ड कपल टॉर्क। इनको मिला करके बनता है कपल टॉर्क। इसकी वजह से जो टोटल टॉर्क लगता है वो होता है कपल टॉर्क। इसकी खासियत बताता हूं मैं, इसकी खासियत बताता हूं। मान लो अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ क्या है? L है, तो कपल टॉर्क में क्या है? आप किसी भी पॉइंट के अबाउट देखो, आप किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओ, आप चाहे यहां पे बैठ जाओ, चाहे यहां पे बैठ जाओ, चाहे यहां पे बैठ जाओ,
टॉर्क जो आएगा, नेट टॉर्क जो आएगा वो सेम आएगा। देखो कैसे, नेट टॉर्क जो आएगा वो सेम आएगा। देखो कैसे, आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, इसको आप 12 मान लो, आसानी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आप बी के अबाउट पहले हम निकालते हैं। बी के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क अबाउट बी क्या आएगा, टॉर्क अबाउट बी आएगा एफ, फोर्स कितनी दूरी पर लग रहा है, ये पूरी जो 12 थी तो आधी आधी क्या हो गई, एल एल, तो एफ इंटू एल इधर वाला फोर्स प्लस एफ इंटू एल, यानी क्या आ गया 2FL। करेक्ट है। अब ए के अबाउट निकालो, टॉर्क अबाउट ए, तो ये वाला जो फोर्स है वो तो ए पर ही लग रहा है, यानी 0 दे देगा, प्लस ये वाला जो फोर्स है वो 12 दूरी पर लग रहा है, एफ इंटू 12 यानी 2FL आ गया। फिर से अबाउट सी निकालो, टॉर्क अबाउट सी निकालो, टॉर्क अबाउट सी क्या आ जाएगा, ये वाला फोर्स तो 0 ही दे देगा, और ये वाला फोर्स क्या है, एफ इंटू 12 यानी 2FL। फिर से आ गया, यानी क्या, ध्यान से देखो, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो वो सेम आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे वो सेम आएगा। क्या बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ये बातें होती है टॉर्क पे। अच्छा ओके, कपल टॉर्क हमने देख लिया क्या होता है। इसी में एक बात और करते हैं, टॉर्क अबाउट एन एक्सेस, एक्सेस के अबाउट टॉर्क। अभी तक हम पॉइंट के अबाउट देख रहे थे। जैसे मान लो हमारे पास एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, ठीक है, और ये इसकी एक्सेस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, मान लो हमने इस पर एक ये फोर्स लगाया, मान लो हमने इस पर एक फोर्स लगाया ये, ठीक है, इसको मान लिया F1 है, एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया बिल्कुल यहाँ पर F2, और एक फोर्स हमने कहीं यहाँ पर लगा दिया F3। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखो कि आप मेरी बात को समझना, इस पे टॉर्क क्या लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम F1 की वजह से देखेंगे, तो फर्स्ट वाला टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, देखो F1 वाला टॉर्क, F1 वाला टॉर्क क्या लगेगा, R क्रॉस F, दूरी क्या है यहाँ से, मान लो ये L है, ठीक है, इसकी लंबाई भी L है, चौड़ाई से कुछ L मान लिया, ठीक है, तो लंबाई भी L है, टॉर्क जो है वो R क्रॉस F होता है, तो R की डायरेक्शन ये है, F की डायरेक्शन ये है, दोनों एंटी पैरेलल है, 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। ओके, F2 के अबाउट देखो, F2 वाला टॉर्क देखो, R ये है, R ये है, ठीक है, और F ये है, तो R क्रॉस F, R क्रॉस F टॉर्क आएगा, टॉर्क कितना आएगा, F2 इंटू एल, F2 इंटू एल। F3 वाला देखो, F3 वाला देखो, फिर से क्या है, R ये है, F3 अंदर की तरफ है, तो R क्रॉस F टॉर्क आएगा ऊपर की तरफ, F3L। लेकिन अगर आप एक्सिस के अबाउट टॉर्क समझने का प्रयास करें, एक्सिस के अबाउट टॉर्क समझने का प्रयास करो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क देखेंगे, तो इस एक्सिस से फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टॉर्क तो 0 ही आएगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि टॉर्क ही 0 आ रहा है। F2 का टॉर्क देखो, अगर आप दरवाजे पे ऊपर से इस तरह से फोर्स लगाओ, दरवाजे पे ऊपर से इस तरह से फोर्स लगाओ कि दरवाजा घूमेगा, नहीं घूमेगा, लेकिन टॉर्क तो लग रहा है, तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, 0, F2 की वजह से। लेकिन F3 वाला जो है वो इसको घुमा देगा दरवाजे को, यानी इस एक्सिस के अबाउट F3 का टॉर्क कितना आएगा, F3L। इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि अगर हम टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की बात करें तो वो R क्रॉस F का वो कंपोनेंट है। बात समझना ध्यान से, देखो F1 का जो टॉर्क आया था वो तो 0 था, उसका मतलब ही नहीं। F2 वाला जो टॉर्क आया था उसकी डायरेक्शन देखो, R ये है, R इधर है और F2 नीचे है, तो R क्रॉस F किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, यानी इसके अबाउट जो टॉर्क आ रहा है वो अंदर की तरफ है। और F3 के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है, F3 है अंदर की तरफ, R इधर है, R क्रॉस F, यानी इसके अबाउट जो टॉर्क आएगा उसकी डायरेक्शन क्या है, ये, इसके अबाउट जो टॉर्क आएगा उसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस है वो R क्रॉस F का वो कंपोनेंट है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। समझना फिर से, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, torque about an axis is the component of R cross F which is parallel to the axis of rotation, which is parallel to the axis of rotation। यानी हम मान लो यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएं, यहाँ पर इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, समझना ध्यान से, मैं एक कॉपी से लेकर समझाता हूँ। मान लो ये दरवाजा था, ठीक है, ये दरवाजा था, मैंने क्या किया था कि अगर इधर से फोर्स लगाया था तो ये घूम जा रहा था, लेकिन अगर मैं इधर से फोर्स लगाया तो नहीं घूम रहा था, इधर से फोर्स लगाया तो नहीं घूम रहा था। लेकिन सोचो मैं तिरछा फोर्स लगाऊं इस तरह से, तब भी घूमेगा, तब भी घूमता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर हमें टॉर्क अबाउट एन एक्सिस निकालना हो तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस के लिए क्या करेंगे हम, इस वाले इसके और जो इसका जो टॉर्क निकलेगा, इसका टॉर्क क्या आएगा भाई, R ये है, F ये है, तो R क्रॉस F कुछ आएगा,
तो इसका वो कंपोनेंट लेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस के लिए, इसका वो कंपोनेंट लेंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो। इसको बात को लिख लेना कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क या कंपोनेंट ऑफ द आर क्रॉस एफ विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल सी बात होती है। क्या बातें क्लियर है? तो दिस इज अबाउट टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से इसको एक एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या होता है कपल टॉर्क, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। इसमें कुछ एक आध एग्जांपल करके देखते हैं जिससे कि क्या होगा, हमें बातें समझ आएंगी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने आपसे बोला कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो क्या उस पे या मैं अगर बोलूं उल्टा, अगर मैं बोलूं कि अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, सिंपल सा सवाल सुनना कि अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है? अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है? आपका जवाब क्या होगा? अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो तो देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, बट पूर्णतया ये सही नहीं होता है। इसी बात को हम थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे टॉर्क के नजरिए से। सोचो तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ। मैंने भी आपको एक चीज़ सिखाई कि जब जो टॉर्क होता है उसको निकालते कैसे, आर क्रॉस एफ से। फिर मैंने आपको कपल टॉर्क बताया कि कपल टॉर्क में क्या होता है। देखो कपल टॉर्क में मैंने आपको बताया कि जो टॉर्क है वो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम आएगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ आप समझने की कोशिश करो कि कपल टॉर्क में एक्चुअली होता क्या है कि जब भी नेट फोर्स जीरो हो, ये चीज़ और उस पर ऐड कर लो कि जब नेट फोर्स जीरो हो तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। मतलब कि अगर जैसे हम लोगों ने ये बनाया था, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा था एफ, इस पे ये फोर्स लग रहा था एफ। जब नेट फोर्स जीरो हो तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे वो सेम आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा ओके, इन चीज़ों का एप्लीकेशन हम करेंगे कुछ एक आध सवालों में। इस तरह के सवाल आईआईटी जैम में आए हुए हैं। ठीक है, मान लो एक ये रॉड है जो कि स्ट्रिंग से लटकी हुई है, दो स्ट्रिंग्स हैं इसमें से लटकी हुई है। इसका जो मास है दैट इज m और इसकी लेंथ जो है दैट इज l। ठीक है, ये लटकी हुई है। आपसे बोला गया कि इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है। भाई जाहिर सी बात है, आप एक मतलब रॉड को या एक बड़ी सी बल्ली को, समझते हो ना, हिंदी में बल्ली बोलते हैं इसको, तो इसको लटकाओगे अगर दो रस्सियों की सहायता से तो उसमें टेंशन आएगी और टेंशन की वैल्यू सिंपल आपसे पूछी गई है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है? इक्विलिब्रियम। चूंकि इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या है, अभी मैं इक्विलिब्रियम पे ही बातें कर रहा था, तो अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को समझना हमें जरूरी है। वास्तविकता में इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हम बॉडी को घुमाना हम सीखे ही नहीं थे। अब चूंकि हम बॉडी को घुमाना सीख गए हैं, रोटेशन सीख गए हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर इक्विलिब्रियम की बात आ रही है तो वहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा। अच्छा ओके, इसका मतलब क्या है? अब जो हमें इक्वेशंस बनानी होगी वो दो बनानी होगी, एक फोर्स की इक्वेशन और एक टॉर्क की इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स पे बात करते हैं। ठीक है, इस जो हमारे पास रॉड है इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास पे mg। कहाँ लगता है हमें? mg सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है ओके, तो अब हम फोर्सेस अगर बैलेंस करें तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। नेट फोर्सेस बैलेंस कर दिए, ऊपर की तरफ नेट फोर्स T1 प्लस T2, नीचे की तरफ mg, नेट फोर्स तो जीरो है। ओके, ये हो गई फोर्स की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन किसकी बनाएंगे? टॉर्क की इक्वेशन। अच्छा ओके, टॉर्क की इक्वेशन। अब टॉर्क की इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करो, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने से मतलब क्या है? मैंने बोला था कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो और चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो होगा और नेट फोर्स जीरो होगा तो आप किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, सेम ही आना है। वही तो बताया था मैंने। तो आप किसी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, मान लो इस पॉइंट के अबाउट में निकाल लो, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो ध्यान देखो इस पॉइंट के लिए ये वाला जो फोर्स है उसी पॉइंट पर एग्जैक्टली लग रहा है, यानी आर क्रॉस एफ जीरो आएगा। इस वाले के लिए ध्यान देखो mg इंटू ये डिस्टेंस कितनी है? l/2, तो mg l/2। इस टॉर्क की डायरेक्शन देखो r f, तो r क्रॉस f, क्या अंदर की तरफ ये वाला टॉर्क जो आएगा वो अंदर की तरफ होगा, और ये देखो T2 वाला,
T2 ऊपर, R इधर, R क्रॉस F ये आएगा बाहर की तरफ, यानी अंदर वाला टॉर्क बराबर बाहर वाला टॉर्क। तो बाहर वाला टॉर्क कितना आएगा, बाहर वाला टॉर्क T2 इंटू एल। कोई दिक्कत, कट गया। T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई mg/2। T2 की वैल्यू mg/2 आ गई, यहाँ उठा कर T1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी mg/2। अच्छा ये तो कॉमन सेंस से ही हम कर सकते थे सवाल, ये तो सवाल हम कॉमन सेंस से ही कर सकते थे कि भाई बिल्कुल सिमेट्रिक रॉड है और बिल्कुल सिमेट्रिकली लटकी हुई है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ध्यान रखने, कंफ्यूज मत होना फिगर से, बिल्कुल सिमेट्रिकली लटकी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है आधा जो फोर्स होगा वो ये रोक रहा होगा, आधा फोर्स जो होगा वो ये लगा रहा होगा, mg/2 लेकिन सोचो कि अगर इस तरह से बोल दिया जाए आपसे, इस तरह से बोल दिया जाए, अब भी तो बॉडी रुकी हुई होगी, अब भी बॉडी जो है वो रुकी हुई है, ठीक है, और इसका मास m और लेंथ l है, ये बिल्कुल मिड पे लगा हुआ है, जो रस्सी है बिल्कुल मिड पे लगी हुई है, ठीक है, ये l/2 है, ठीक है। अब बताओ T1 T2 कितना होगा, T1 T2 कितना होगा, फिर से वही समस्या। अब देखो फिर से कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1 + T2, नीचे की तरफ क्या लगेगा, अब भी सेंटर ऑफ मास पे mg। कोई दिक्कत, टॉर्क समझो, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, मान लो हम इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, mg का टॉर्क कितना आएगा mgl/2, mgl/2 कहाँ की तरफ, r क्रॉस f अंदर की तरफ, और T2 का टॉर्क कितना आएगा, T2 का टॉर्क आएगा T2l/2 कहाँ बाहर की तरफ। तो दोनों को बराबर कर दो, अंदर का टॉर्क बराबर बाहर का टॉर्क, l/2 से l/2 कर दिया, T2 की वैल्यू कितनी आ गई mg, और T2 की वैल्यू अगर mg आ गई तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। कोई समस्या, यानी जो मोस्टली जो तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा वो कहां पर लग रहा होगा, मतलब सॉरी पूरा का पूरा टेंशन होगी वो कहां पर होगी, इसमें, ये तो बिल्कुल काम मतलब नाम मात्र के लिए ही लगा है ये, ठीक है, बात क्लियर है। और भी कठिन बना सकते हैं इसको, और भी कठिन बना सकते हैं, कैसे, मान लो ये खुद से करोगे अब, ये इस तरह से, ठीक है, इसकी मास, इसका मास m लेंथ l, ठीक है, ये 3 या ये तुम्हारा लग रहा है 2/3 l पे, 2/3 l पे आपका ये रखा हुआ है, जो सॉरी ये जो स्ट्रिंग है वो लगी हुई है, ठीक है, इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है, ठीक है। यहाँ पे एक मास भी मैंने रख दिया, यहाँ पे मास मैंने रख दिया कैपिटल M/2 मास रख दिया। अब बताओ T1 T2 कितना होगा, अब बस होगा क्या, इसका भी जुड़ जाएगा, इसका भी जुड़ जाएगा, यहाँ के भी देखो, इसका क्या होगा mg, इसका क्या होगा mg/2, तो नेट फोर्स जो होगा वो 3mg/2, टॉर्क में इसका फोर्स और ऐड हो जाएगा, बस सारे फोर्सेस मार्क करो, सारे टॉर्क मार्क करो, फोर्सेस बैलेंस कर दो, टॉर्क बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवालों को टैकल करते हैं, ये होते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की, किस तरह से हम टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। क्या बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, उतारो इसको। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब जो अगली बातें हैं वो हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, कुछ बातें आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है, कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताऊंगा, धीरे धीरे करके इस चैप्टर को 2-3 क्लास में अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर कुछ बात करनी है तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप आ सकते हो टेलीग्राम पे, और कोई भी आपकी डाउट हो वो बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है, क्लास पसंद आई है तो उसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।